बच्चों, इस पाठ में हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया गया है। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका लिटिल मिटिल्डा लिंगदो ने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। बच्चों, मैरी को ये तरीका ठीक नहीं लगा कि पहले उसने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा और अब इस अध्याय में लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रही है। उसके कहने का मतलब ये है कि पहले वाले अध्याय को अब पढ़ना चाहिए था और इस अध्याय को पहले पढ़ना चाहिए था। पर लिंगदो मैडम बोलती हैं कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं। लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। बच्चों, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। चलो बच्चों, हम इस बात को ध्यान से समझते हैं। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, जो कि चिली के संदर्भ में है, उनके जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक मिला है। बच्चों, इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर बच्चों, इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहा जाना पड़ेगा जो चुनाव कराती हैं, और फिर हमें सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। चलिए, अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। पर बच्चों, इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किस सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किस चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे?
क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों की कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? हम कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। अब हम बात करेंगे ऐसी जगहों की जहां पर प्रमुख फैसले लेने का हक किसको था और निर्वाचित नेताओं के हाथ में कौन से फैसले थे। बच्चों, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बच्चों, बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। बच्चों, पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। क्या सच में किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। बच्चों, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि बच्चों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए।